जरा सोचो, एक ऐसा खतरनाक डीमन किंग जिसे गॉड्स ने धोखा देकर कैद कर लिया था क्योंकि वो पूरी धरती को तबाह करना चाहता था। लेकिन एक दिन वो अचानक एक छोटे से बच्चे के रूप में धरती पर फिर से जन्म लेता है। क्या वो उन गॉड्स से अपना बदला ले पाएगा जिन्होंने उसे धोखा देकर कैद किया था? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही थ्रिलर और गूज़बम्प से भरा आई एम गोना एनिहिलेट दिस लैंड ये मानवा सीरीज में। कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम किम इसाक होता है, उसे एक रेयर डिजीज हो जाती है, एक ऐसी बीमारी जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। और डॉक्टर उस बीमारी का नाम हमारे मेन कैरेक्टर के नाम पर रखता है और कहता है, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है इसाक कि अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं, उसके बाद तुम मर जाओगे। इसाक ये बात सोचकर बहुत उदास होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे कौन सी बीमारी हुई है। वो ये सोचकर काफी सैड होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। फिर कहने लगता है, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत किया और अब जाकर मैं सेटल होने को आया हूँ। ये सोचकर वो बहुत ही बुरी तरह टूट जाता है। वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती हैं। तभी अचानक से उसे एक गाड़ी बड़ी तेजी से टक्कर मारता है और वो मरते मरते बचता है। फिर वो सोचने लगता है, मुझे जान से मारा जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा नाइंसाफी है, और वो भी आज ही के दिन जबकि मैंने एक भी लॉटरी तक नहीं जीती। फिर वो घुटने के बल सड़क किनारे बैठकर रोने लगता है और कहने लगता है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तभी अचानक से हमें स्वर्ग का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बाल्ड स्केलेटन, जो एक बहुत ही पावरफुल डीमन किंग के नाम से मशहूर होता है, वो कहता है, पर मैंने उनसे ये थोड़ी कहा था कि वो मुझे एक बाल्ड स्केलेटन के रूप में बनाए, बल्कि मैं तो बस यही चाहता था कि मुझे एक पुनर्जन्म मिले। आखिर ये कितनी वाहियात स्केलेटन बनाया है इन्होंने मुझे। तभी हमारे स्केलेटन बाबा, जिनका नाम इजाक होता है, उन पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। वो उन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी अचानक से उसके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। वो अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर की सिर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है और चीखता है। इसाक उसके ऊपर अटैक कर रहे सभी मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार देता है। उन सभी को मारने के बाद वो वापस से उन सभी गॉड से मिलने आ रहा होता है और बाकी के सभी मॉन्स्टर्स उसके नाम की चिल्ली मार रहे होते हैं। तभी इसाक कहता है, भले ही मैं एक गंजा स्केलेटन हूँ, पर हूँ तो मैं आखिरकार एक बहुत ही खतरनाक डीमन किंग भी ना। सभी मॉन्स्टर उसकी फाइट देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और इसाक के नाम की चिल्लियां मारने लगते हैं। ये सुनकर बाल्ड स्केलेटन कहता है, कितनी बार मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं, मेरा नाम इसाक है, ना कि आइजैक। उल्लू के पट्टे, तुम सब मेरा नाम तक ढंग से नहीं ले सकते। खैर, सब लोग अब अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो उन गॉड से मिलने जाता है जिन्होंने इसाक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं तब इसाक को वापस धरती पर भेजा जाना था। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इसाक फाइनली उन सभी गॉड से मिलने स्वर्ग पहुंचता है। तभी इसाक कहता है, मैंने उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया जैसा आप सभी ने कहा था, अब मुझे इंसान बना दो और धरती पर वापस भेज दो। ये सुनकर एक गॉड कहता है, क्या तुमने उन सभी को हरा दिया? हमें लगा था कि तुम यहाँ कम से कम 500 साल तक और रुकोगे। तभी एक दूत उसी गॉड के कानों में कहता है, आपको पता है, मैंने सुना है कि सभी हाई रैंकिंग गॉड्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जो इस हड्डी से बिना पेमेंट दिए काम निकलवा सकते हैं। इसाक ये बात सुन लेता है और कहता है, ये खुसुर फुसुर क्या चल रहा है भाई? तुम लोगों ने कहा था कि जब मैं उन सभी को हरा दूंगा तब तुम मुझे आजाद कर दोगे और मुझे इंसान बना दोगे। ये सुनकर उनमें से एक गॉड कहते हैं, क्या तुम हमारे लिए एक और काम करना चाहोगे? ये सुनकर इसाक सोचने लगता है, भले ही मैं एक कंकाल हूँ, पर उन्हें ये तो समझना चाहिए कि काम अब खत्म हो चुका है। आखिर ये सब मिलकर मुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भले ही ये कोई गॉड हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं इनकी भी तशरीफ लाल कर दूंगा एक दिन। इसके बाद इसाक कहता है, तुम सभी ने मिलकर मुझसे काम करवाया, ये जानते हुए कि तुम मुझे एक इंसान नहीं बना सकते। ये सुनकर बाकी के गॉड्स की तशरीफ फट जाती है। फिर इसाक कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे इंसान बना दोगे, पर तुम नहीं, कुछ नहीं बना सकते और ना ही कुछ तबाह कर सकते हो। अगर तुम मुझे बदल नहीं सकते तो तुम इंसानों को आखिर इस स्वर्ग में आने की इजाजत किसने दी? ये सुनकर गॉड्स डर जाते हैं और कहते हैं, सुनो, हमें थोड़ा और वक्त दो, और अगर तुमने हमारे लिए एक और काम कर दिया फिर हम तुम्हें इंसान बना देंगे। ये सुनकर आइजैक गुस्से से लाल हो जाता है और सभी को धमकी देते हुए कहता है, तुम लोगों ने मुझे झूठा वादा किया, अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये देखकर बाकी की गॉड्स की तशरीफ फट जाती है। तभी इसाक अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ ऊपर उठाकर एक स्पेल पढ़ता है ताकि वो उन सभी को खुद की तरह एक स्केलेटन बना दे। तभी अचानक से उसका स्पेल खराब हो जाता है और उसका जादू काम नहीं करता। उसकी बॉडी
बॉडी एक जगह ही फ्रीज हो जाती है और वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी उनमें से एक गॉड मुस्कुराते हुए कहता है, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जिसका भी नाम यहाँ इस कीड़े पर लिख देता हूँ वो कभी नहीं हिल सकता। तभी हम देखते हैं वो गॉड अपने हाथ में एक कीड़ा पकड़े हुए होता है और उस पर आइजैक का नाम लिख देता है, जिससे आइजैक फ्रीज हो जाता है और वो अपने शरीर को हिला नहीं पाता। तभी वो कहता है, ये टेक्निक तुम जैसे डीमंस को कैद करने के लिए बनाए गए थे, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम जैसे तुच्छ डीमन को हम जैसे गॉड से मिलने का मौका मिला। बहुत हुआ, अब एक गंदा सा कीड़ा बनकर मरोगे तुम। ये देखकर इसाक कहता है, इसकी जगह कम से कम किसी कैटरपिलर को तो चुनते। ये सुनकर गॉड्स कहते हैं, लगता है तुम्हें बालों से काफी लगाव है, बेवकूफ डीमन कहेंगे। तभी इसाक उस गॉड के हाथ में पकड़े कीड़े के अंदर कैद की गई सोल को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है, तुम सब एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें ये मुझसे छुपकर पहले कर लेना चाहिए था। सभी गॉड्स उसे मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसाक अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो स्पेल पढ़ना बंद होता है, उससे एक बहुत बड़ी और बहुत चमकने वाली रोशनी अचानक से सामने आती है, जिसे सभी गॉड्स की तशरीफ फट जाती है। उसके बाद इसाक खुद की आत्मा को उसी कीड़े में बदल लेता है। उसे कीड़ा बनता देख सभी गॉड्स बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, रिचुअल्स के मुताबिक अब इसकी आत्मा कैद कर ली गई है। तभी सारे गॉड मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डीमन के मरने पे उन सभी गॉड्स की पावर बढ़ा दी जाती है। तभी उनमें से एक गॉड दूसरे से पूछता है, हमें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कोई दूसरा डीमन कब अटैक कर दे। हम इंसानी दुनिया में एक नया संत पैदा करेंगे ताकि वो धरती पर रह रहे सभी मॉन्स्टर्स को जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक गॉड एक ह्यूमन बॉडी बना रहा होता है और अब उन्हें एक आत्मा की तलाश होती है जिसे उस बॉडी के अंदर डाल सके। फिर वो उस कीड़े को ऊपर उठाते हैं जिसके अंदर इसाक की आत्मा कैद होती है और उसे ऊपर उठाकर संत की बॉडी में डाल देते हैं। अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा पैदा हुआ होता है जो इस बॉडी को देखकर बड़ा हैरान होता है। तभी हमें पता चलता है कि इसाक का पुनर्जन्म हुआ होता है जिसने उसके सोल को एक बच्चे के बॉडी में डाल दिया जाता है। तभी एक नर्स की नजर उस पर पड़ती है और वो कहने लगती है, अरे जरा इसे देखो तो, ये तो जाग चुका है। फिर उससे कहती है, तुम सोते हुए बड़े प्यारे लगते हो, आखिर तुम उठ क्यों गए? तभी एक बंदा जिसके हाथ में बेबी मिल्क होता है वो कहता है, मुझे पता था, बेहतर होगा इसे फिर से सुला दे। तभी वो बंदा बच्चे से कहता है, माफ करना छोटे उस्ताद, हम बस अपना काम कर रहे हैं, अब आपको फिर से सोना होगा और वो भी हमेशा के लिए। ये कहकर वो उस बच्चे को वो दूध पिलाने की कोशिश करता है और यही चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो आदमी बेबी इसाक को दूध पिला देता हुआ कहता है, मुझे माफ कर देना बच्चे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए सो जाओ। ये कहकर वो आदमी जैसे ही इसे दूध देने की कोशिश करता है यह अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ये बच्चा दूध पीने के लिए मना क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ बेबी इसाक सोच रहा होता है, आखिर मुझे एक इंसान के रूप में पैदा क्यों किया? तभी उसके कानों में एक आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो दोनों नर्स उस बच्चे को उसके सही नाम से बुला रहे होते हैं। ये सुनकर इसाक काफी हैरान होता है कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता। तभी इसाक को उसके स्वर्ग के दिन याद आने लगते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर्स से लड़ा करता था और उसके चाहने वाले मॉन्स्टर्स उसके नाम की चिल्ली उड़ाया करते थे। तभी उसे रियलाइज होता है कि गॉड्स ने भी उस कीड़े पर उनका वही नाम न लिख दिया हो जिस नाम से वहाँ रह रहे मॉन्स्टर्स उसकी नाम की चिल्ली उड़ाया करते थे। फिर हमें पता चलता है कि गॉड्स ने उस कीड़े पर इजाक की जगह आइजैक लिखा होता है ताकि इजाक की आत्मा कैद नहीं हो पाती, इसीलिए ये एक बच्चे के रूप में धरती पर पैदा होता है। ये सोचकर वो बच्चा काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ वो दोनों सर्वेंट मिलकर इसे दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। बेबी इसाक दूध पीते ही समझ जाता है कि वो दोनों इसे दूध की जगह कोई वेजिटेबल जूस में पॉइजन मिलाकर पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमें एक टेम्पल दिखाया जाता है जिसे लोग द सेंट्रल ईस्टर्न टेम्पल के नाम से जानते हैं। उस टेम्पल में एक प्रीस्ट होता है जो किसी से मिलने के लिए आ रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार उस बच्चे का काम तमाम होने वाला है। तभी अचानक से उस टेम्पल के महाराज जिनका नाम अलेक्जेंडर होता है वो प्रीस्ट से पूछता है, क्या बात है आज आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं? वो प्रीस्ट महाराज को देखता है और अपना सर रिस्पेक्ट से झुका लेता है। तभी महाराज प्रीस्ट से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में वो प्रीस्ट कहता है, महाराज जोशुआ फैमिली हमारे प्रिंस से मिलने आए हैं, उन्हें बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। इसके जवाब में महाराज कहते हैं, मैं समझ गया ये बच्चे के बारे में, तो आखिरकार तुम्हें खुद ही आना चाहिए। अगर हम बच्चे को उससे मिलने भेजेंगे और पिछली बार की तरह कुछ बुरा हुआ तो तुम्हारी
बोली खैर नहीं। तभी एक जोर की आवाज सुनाई देती है और प्रीस्ट मनी मन ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब तो बच्चा मर ही चुका होगा। तभी महाराज उस रूम की तरफ भागते हुए आते हैं और बड़ी ही तेजी से दरवाजा खोलते हुए देखते हैं कि मेरा बेटा। तभी वो आवाज मारते हैं, मेरा बेटा कहाँ है। इतने में वो सर्वेंट महाराज की तरफ देखती हुई कह रही होती है। तभी अचानक से उनकी नजर बेबी इसहाक पर पड़ती है। फिर वो कहती है, जरा इनके पेट देखो, खा खा कर कितने मोटे हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ऑलरेडी 15 बोतल वेजिटेबल जूस भी पी चुके हैं। प्रीस्ट ये सब देखकर काफी हैरान होता है और सोचने लगता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी भी जिंदा है। 15 बोतल पॉइजन पीने के बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा। फिर हम देखते हैं जब उसे वो जूस पिलाया जा रहा होता है, जूस पीते ही बेबी आइजैक को महसूस होने लगती है कि उसके बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तभी अचानक से बेबी इसहाक को लगता है कि वो जूस के अंदर मिले पॉइजन से मैना जनरेट कर सकता है, जिसकी मदद से वो और भी पावरफुल बन सकता है। ये बात पता चलने के बाद बेबी इसहाक बहुत खुश हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा जूस पीने की कोशिश करता है। जूस पीते पीते उसका मन भर जाता है। फिर ये सोचने लगता है कि ये अब क्या करेगा। फिर हम देखते हैं कि बेबी इसहाक की आत्मा इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरे दुनिया में आती है, जहाँ से दुनिया की शुरुआत हुई थी, और वहाँ पहुँचते ही मैना कोर ढूंढने लगता है, जहाँ एनर्जी और पावर प्रोड्यूस होती है। वहाँ पहुँचते ही वो पूरी तरफ फोकस करने की कोशिश करता है और नीचे बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से पावर्स लेने की कोशिश करता है ताकि आगे चलकर वो जादुई मंत्र का यूज कर सके। तभी मैना कोर में एक जोर का धमाका होता है और उसका कलर चेंज होकर व्हाइट कलर हो जाता है और उसे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल होती है। बेबी इसहाक उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो सबसे पावरफुल डीमन किंग बन सके। अपने पावर्स पर कंट्रोल करते वक्त उसे उसके सभी वर्जन्स दिखाए जाते हैं ताकि वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन सके। दूसरी तरफ बेबी इसहाक को सोता हुआ देखकर सर्वेंट को लगता है कि कहीं ये मर चुका है। वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तभी बेबी इसहाक जोर से चिल्लाने लगता है और जूस पीने का मन करता है उसका, तो वो जूस के लिए चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ महाराज आते हैं और देखते हैं यहाँ तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। तभी प्रीस्ट की नजर बेबी आइजैक पर पड़ती है और बेबी आइजैक उसे गुस्से से घूर रहा होता है। उसे घूरता देख प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है, आखिर ये बच्चा मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, उसे कहीं शक ना हो जाए। अचानक से बेबी आइजैक हंसने लगता है। तभी प्रीस्ट सोचता है, क्या वाहियात बच्चा है, पहले घूर रहा था मुझ पर, अब मुझे देखकर हंस भी रहा है। और यही एपिसोड 2 भी पूरा होता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होते ही हम एक रोमन कैथोलिक चर्च का सीन देखते हैं, जहां एक शख्स जिसका नाम हैरी बैरिट होता है, वो अपने हाथों में जाम लिए हुए कहता है, ये क्या मजाक है, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। आखिरकार सभी ये मान चुके हैं कि अब वही बच्चा यहाँ का सेंट बनेगा, जिसकी लोग आगे चलकर पूजा करेंगे। तभी प्रीस्ट कहता है, आप चिंता मत कीजिए, बाकी के सभी बच्चों का काम तमाम हो चुका है। ये सुनकर हैरी बैरिट कहता है, बहुत अच्छे, पर मुझे कुछ पता चला है कि एक कैंडिडेट है जो जोशुआ फैमिली में पैदा हुआ है, और तुम तो जानते ही हो कि जोशुआ फैमिली हमारे महाराज के साथ है। ये सुनकर प्रीस्ट कहता है, माफ कीजिएगा, पर हम उस बच्चे का कुछ नहीं कर सकते। इतना सुनते ही उस शख्स के हाथ से उसका जाम नीचे गिर जाता है और वो गुस्सा होकर प्रीस्ट से कहता है, तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले उसे मर जाना चाहिए था, बस तुम्हें उसके लाश को कंफर्म करना होगा, क्योंकि मैं इस बैरिट हाउस का फादर हूँ, इसीलिए सेंट सिर्फ और सिर्फ बैरिट हाउस का बच्चा ही बनेगा। दूसरी तरफ महाराज और उसके साथ प्रीस्ट यहाँ बेबी आइजैक से मिलने आए होते हैं। तभी प्रीस्ट बेबी आइजैक की तरफ गुस्से से देखता है और मनी मन सोचने लगता है, उन लोगों ने कहा था कि ये अब तक मर जाना चाहिए, पर यह अभी भी जिंदा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी महाराज की नजर बेबी इसहाक के चमकते सिल्वर बाल की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, क्या बात है, इनके बाल भी एक सफेद है, इनका और हमारे महाराज का बाल, दोनों का बालों का जो कलर है वो सेम ही है, जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी थी। ये सुनकर प्रीस्ट की फट जाती है और वो सोचने लगता है, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, ये बच्चा आगे चलकर यहाँ का महाराज कैसे बन सकता है। तभी महाराज कहते हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ के सभी पूजे जाने वालों में अव्वल दर्जे का सेंट बनेगा, जिसकी सबसे ज्यादा लोग पूजा करेंगे और मानेंगे। तभी प्रीस्ट सोचने लगता है, मुझे इसी बात का डर था कि महाराज इसी को अगला सेंट कैंडिडेट घोषित करेंगे, और महाराज आजकल कुछ ज्यादा ही इसके बच्चे के बारे में सोचने लग गए हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी प्रीस्ट कहता है,
महाराज मुझे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए आप इजाजत दीजिए। ये सुनकर महाराज कहते हैं पर तुम इनकी देखभाल क्यों करना चाहते हो? इसके जवाब में प्रीस्ट कहता है महाराज कुछ तो गलत हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा इतना सारा जूस कैसे पी गया। तभी महाराज पूछते हैं अच्छा तो बताओ इतने सारे जूस पीने में क्या परेशानी है? ये सुनकर प्रीस्ट कहता है एक डीमन लॉर्ड होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ मुझे एक बार इनका ख्याल रखने का मौका दीजिए। तभी वो प्रीस्ट बेबी इसाक के पास आता है और डार्क एनर्जी महसूस करता है जो इसाक के मुंह से निकल रही होती है, पर इसाक डर से उसे अपने मुंह पर हाथ डालकर छुपा लेता है। फिर वो महाराज से ये बात कहता है कि उसने इस बच्चे के अंदर से डार्क एनर्जी आती महसूस करी है। दूसरी तरफ बेबी इसाक की फट रही होती है कि आखिर कहीं इन्हें पता न चल जाए। तभी प्रीस्ट कहता है हो सकता है ये बच्चा एक गलत कैंडिडेट हो जिसके अंदर ये डार्क एनर्जी छुपी हुई है। ये सुनकर महाराज काफी भड़क जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात कहने की? ये सुनकर प्रीस्ट कहता है महाराज आप चिंता मत कीजिए, हमारे चर्च के जो पोप है उन्होंने पहले ही ये बात तय कर लिया है कि अगला सेंट जो होगा वो बैरिट हाउस का कैंडिडेट ही बनेगा। ये सुनकर महाराज सोचने लगते हैं कितनी शर्म की बात है कि उसी के घर का बेटा एक सेंट बनेगा। दूसरी तरफ बेबी इसाक ये सोचने लगता है कि इसीलिए ये बुढ़ा मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ था। ये कहते हुए वो बेबी इसाक को अपने गोद में उठा लेता है। ये सब होता हुआ देख महाराज कहते हैं रुको, हाउस जोशुआ वैसे भी इस चर्च के ज्यादा करीब है, इसीलिए एक राजा होने के नाते मैं चाहता हूँ कि यही बच्चा अगला सेंट बनेगा। इसके जवाब में प्रीस्ट कहता है मैं समझ सकता हूँ महाराज, किंग बैरिट ने ये भी कहा है कि जब तक सेंट नहीं चुना जाएगा तब तक राजकुमार को ब्लेसिंग नहीं दी जाएगी। ये सुनकर महाराज काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं अगर मैंने पॉप के चुने हुए बच्चे का साथ नहीं दिया तो वो राजकुमार नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ बेबी इसाक ये सोचकर डरा हुआ होता है कि अगर उसकी सच्चाई पता चल गई तो गड़बड़ हो सकती है, और फिर प्रीस्ट अपनी जादुई पावर से उसके अंदर छिपी डार्क एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और कहता है अगर ये सच में कोई इंसान है तो इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर ये एक डीमन है तो फिर इसका। इतना कहते ही बेबी इसाक पास रखा जूस की बोतल उठाकर उसके मुंह पर मारता है जिससे प्रीस्ट के एक दांत टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है कि बच्चों की तरह एक्टिंग करने की ताकि उसे कोई पहचान न ले। दूसरी तरफ प्रीस्ट काफी हैरान होता है क्योंकि उस बोतल से उसको बड़ी जोर की चोट लगती है और वो सदमे में चला जाता है कि आखिर एक बच्चा एक प्लास्टिक की बोतल से इतनी तेज कैसे मार सकता है। बेबी इसाक प्रीस्ट को उस बोतल से बार बार पीटता है और उसमें से एक रोशनी चमकती है। प्रीस्ट पता कर लेता है कि ये रोशनी कोई डार्क एनर्जी है जो बेबी इसाक के अंदर से निकल रही है। महाराज ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चमकती रोशनी देखकर उन्हें लगता है कि ये सच में एक सेंट ही है और ये इसके अंदर एक होली पावर्स है। दूसरी तरफ बेबी इसाक उस अपने अंदर छिपे एनर्जी से बोतल को बहुत हार्ड कर देता है और उसी बोतल से प्रीस्ट को पीटता है। फिर अचानक से वो प्रीस्ट उसे बोतल छीन लेता है और कहता है मैं कसम खाकर कह सकता हूँ ये बच्चा हमारे धर्म को नहीं मानता, ये आगे चलकर बहुत बुरा करने वाला है, हमें इसके अंदर छिपी बुरी आत्मा को बाहर निकालना होगा। तभी बेबी इसाक उसके राइट हैंड को पकड़ लेता है और कहता है तुमने यहाँ कुछ तो बढ़िया छुपा रखा है। प्रीस्ट ये सब देखकर काफी हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके राइट हैंड में एक टोटेम छुपा हुआ होता है। टोटेम एक ऐसा जादू होता है जिसकी मदद से कोई भी इंसान खुद को एक डीमन में बदल सकता है और जिसकी मदद से किसी भी डीमन की आत्मा को उस हाथ में कैद कर लिया जाता है। बेबी आइजैक प्रीस्ट के हाथ से टोटेम निकालकर नीचे फेंक देता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। जैसे ही टोटेम जमीन पर गिरता है उसके अंदर से डार्क एनर्जी बाहर आती है जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ बेबी इसाक ये देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं क्यों हिला डाला ना, अब इसे रोक के दिखा। और यही हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट होता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो टोटेम जो नीचे गिरा दिया गया था उससे एक बहुत ही पावरफुल डीमन बाहर निकल कर आता है जिसे लोग शैडो लीच के नाम से जानते हैं। उसे देखकर वहाँ सब डर जाते हैं। तभी महाराज कहते हैं प्रीस्ट ये क्या किया तुमने, एक डीमन और वो भी इस टेम्पल में, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सुनकर प्रीस्ट कहता है क्या आपने नहीं देखा, इस बच्चे ने टोटेम को निकालकर मेरे हाथ से नीचे गिरा दिया इसलिए वो डीमन बाहर निकला है। इसके जवाब में महाराज कहते हैं टोटेम्स की मदद से डीमन को कैद किया जाता है, ना कि डीमन को फिर से जिंदा कर दिया जाता है, तो ये डीमन कहाँ से पैदा हो गया? तभी महाराज सभी सोल्जर से कहते हैं हमारे बच्चे और प्रीस्ट को बचाओ, इनका ख्याल रखो। और सभी सोल्जर्स उसे बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। एक सोल्जर बेबी इसाक को प्रीस्ट के गोद से छीन लेता है और अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बाहर ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी के सोल्जर्स उस डीमन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो डीमन कहता है उस बच्चे को जान से मार दो, उसे जिंदा मत रखो। ये सुनकर बेबी इसाक सोचने लगता है आखिर ये क्या मुसीबत है, मैंने इसे आजाद करी और ये मुझे ही मारने की
बातें कर रहा है। तभी वो डीमन बेबी इसाक पर अटैक करता है और सभी सोल्जर्स उसे प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। फिर बेबी इसाक सोचता है मैंने इसे जिंदा किया और ये है कि मुझे ही मारने पर तुला है, खैर मुझे क्या, मेरे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स है तो है ही। तभी अचानक से वो वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स को घायल कर देता है। बेबी इसाक पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी बेबी इसाक अपने अंदर के मैना को यूज करने की कोशिश करता है और कहता है मैंने तुम्हें जिंदा किया और तू मुझे मारना चाहता है। तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि वो अपने मैना का यूज नहीं कर पा रहा। उसके अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उससे डीमन वहां से अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर वहां खड़े सभी सोल्जर्स कहते हैं ये तो कमाल हो गया, होली पावर्स की मदद से लॉर्ड आइजैक ने उसे हरा दिया। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं और बेबी इसाक काफी कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है कहीं ये सच में होली पावर तो नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर छिपी मैना को बेबी आइजैक की बॉडी एक होली पावर में कन्वर्ट कर रही है। ये सोचकर वो और काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या, मुझे तो डार्क मैना इकट्ठा करना है ना कि होली मैना, ताकि मैं खुद को और पावरफुल डीमन बना सकूं और अपने बॉडी में जा सकूं। दूसरी तरफ प्रीस्ट को कैद कर लिया जाता है। तभी प्रीस्ट कहता है उस बच्चे के अंदर डार्क एनर्जी है और वो डीमन बनने की कोशिश कर रहा है, उसे हमारे होली एम्पायर से कोई वास्ता नहीं है। आखिर एक डीमन हमारे होली एम्पायर में अपना कदम कैसे रख सकता है। और महाराज से कहता है महाराज मुझे बस एक और मौका दीजिए, मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर महाराज कहते हैं बस बहुत हुआ, तुमने हमारे बेटे पर डीमन होने का झूठा इल्जाम लगाया और ऊपर से यहाँ एक खतरनाक डीमन को फिर से वापस जिंदा कर दिया। फर्क नहीं पड़ता तुम एक पेपेसी के प्रीस्ट हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर प्रीस्ट को गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है आखिरकार इन्हें शक हो ही गया कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर ये बात फैल गई तो पेपेसी की इज्जत चली जाएगी। अब भले ही मुझे अपनी जान गंवानी पड़े लेकिन मैं अपने परिवार को मुश्किल में नहीं डाल सकता। इतना कहते ही वो अपने मैजिकल पावर से एक बहुत ही पावरफुल वुल्फ डीमन को रिवाइव करता है ताकि वो बेबी इसाक को मार सके। वो उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है तभी अचानक से वो वुल्फ गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक प्रिंस एंट्री मारते हैं और कहते हैं जोशुआ फैमिली के बच्चों पर हमला करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। तभी हमें पता चलता है कि वो शख्स जोशुआ फैमिली के 7वें बेटे होते हैं जिसका नाम रिलाई जोशुआ होता है और वो वहाँ आता है और वहाँ पहुँचते ही प्रीस्ट को अरेस्ट करने का आदेश देता है। तभी प्रीस्ट कह रहा होता है तुम बेवकूफ लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स कहते हैं शो योर रिस्पेक्ट और सभी सोल्जर्स घुटने के बल बैठकर उनका स्वागत करते हैं। फिर वो बेबी आइजैक के पास आकर उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ कर देना इसाक, मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। और कहते हैं जरा इसे देखो तो कितना क्यूट लग रहा है, ये तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। फिर हम देखते हैं कि वो बेबी इसाक के लिए एक गिफ्ट लाता है। बेबी इसाक को लगता है कि वो कोई सोना होगा पर वो एक स्केलेटन होता है। ये देखकर बेबी इसाक काफी डर जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जिसे देखकर वो कहते हैं ओ जरा देखो तो ये कितना क्यूट लग रहा है। और यही हमारा एपिसोड 4 भी कंप्लीट होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्रीस्ट को कैद कर लिया गया है और वो सभी से जोर से गुस्से में आकर चिल्ला कर कह रहा होता है मैं पहले से ही जानता था कि तुम में से कोई भी हमारे धर्म को नहीं मानता है और ऊपर से तुमने एक बच्चे को और पैदा कर दिया जो पहले से ही कोई डीमन है। तुम लोग एक डीमन को नहीं पाल सकते। मैं सभी को ये बात बता दूंगा कि तुम सब एक डीमन को पाल रहे हो। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर रिलाई जोशुआ प्रीस्ट पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन उसे जान से नहीं मारता और कहने लगता है तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए क्योंकि हमने तुम्हारा सर कलम नहीं किया। दूसरी तरफ सभी मिलकर बेबी इसाक से कहते हैं यंग मास्टर आपको इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आप बस अच्छी चीजें देखनी है और आपको अच्छी चीजें सुननी है। तभी बेबी इसाक को कुछ याद आता है और वो सोचने लगता है एक बार मेरी लड़ाई जोशुआज ऑफ ब्लू से हुआ था और वो काफी ताकतवर लोग थे। दूसरी तरफ रिलाई जोशुआ बेबी इसाक को वहां से ले जा रहा होता है। तभी महाराज कहते हैं रिलाई जरा सुनो, मुझ पर तुम्हारा एक एहसान रहा। फिर उससे पूछने लगते हैं क्या तुम मुझे इस बारे में थोड़ा और बताओगे कि इंपीरियल फैमिली यंग मास्टर की देखरेख क्यों करना चाहती है। क्योंकि होली एम्पायर के इंटरनल और एक्सटर्नल यंग मास्टर को टारगेट करेंगे। मैं समझता हूँ कि जोशुआ फैमिली बहुत ही पावरफुल है पर क्या तुम इसाक को प्रोटेक्ट कर पाओगे इन सब मुसीबत से। वैसे भी पोप को ये काफी बुरा लगेगा कि जोशुआ फैमिली के बच्चे अब सेंट बन रहे होंगे और दूसरी तरफ हो सकता है कि स्केलेटन किंग भी इसकी जान के पीछे ना पड़ा हो। इसके जवाब
जवाब में रिलाई कहता है, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहूंगा, पर मैं आपको बता दूं कि इसाक का भी ख्याल बिल्कुल हमारी तरह ही रखा जाएगा। फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे स्केलेटन किंग हो या जोशुआ फैमिली के मेंबर्स। वैसे भी हम सेंटेस मेलिटा के औलाद इसाक को इंपीरियल फैमिली को नहीं सौंप सकते। मेलिसा का नाम सुनते ही बीबी इसाक की तशरीफ लाल हो जाती है और वो कहने लगते हैं, मेलिसा ये तो मेरी लास्ट ओपोनेंट थी जिससे मैंने स्वर्ग में हराया था। ये तो बहुत ही खतरनाक सेंटेस थी। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि मैं एक सेंटेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर यार मैं तो सेंटेस मेलिसा का ही बेटा हूँ। फिर हम सेंटेस के बारे में जानते हैं कि सेंटेस को डीमन किंग जैसे पावरफुल स्केलेटन और डार्क एनर्जी को मारने और खत्म करने के लिए पैदा किया गया था, और वो एक देवता हुआ करते थे जिसे सभी गॉडेस ऑफ लाइट के नाम से जानते थे। सभी को लगता था कि मेलिसा स्केलेटन किंग को हरा देगी, पर स्केलेटन किंग बहुत ही पावरफुल और खतरनाक डीमन हुआ करता था। वो सभी सेंटेस को हराकर उसे जिंदा छोड़ देता था, लेकिन उसे कभी जान से नहीं मारता था, क्योंकि उसका मानना था अगर वो उन सभी सेंटेस को मार देगा तो उनकी पावर्स फिर से गॉड के पास चली जाएगी, जिससे वो और भी पावरफुल सेंटेस पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ रिलाई बेबी इसाक को अपने हाथों में लेकर कहता है, हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि तुम हमारे घर पैदा हुए हो, और हम तुम्हें बस एक ही चीज कहना चाहते हैं, तुम बड़े होकर बहुत ही अच्छे इंसान बनोगे। स्केलेटन किंग की तरह तो बिल्कुल भी मत बनना। दूसरी तरफ ये सोचता है, मेरे बेचारे माँ बाप, आपके सपने मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे पहले ही माफ कर देना प्लीज, क्योंकि मैं ही द स्केलेटन किंग हूँ। फिर महाराज रिलाई से कहते हैं, आपको तो पता ही होगा कि स्केलेटन किंग को 150 साल पहले ही कैद कर लिया गया था, और वैसे भी अब हमारे फैमिली में कोई भी सेंटेस नहीं बची। मेलिसा आखिरी सेंटेस थी जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया और अपने पति के साथ अचानक से गायब हो गई। ये सुनकर बेबी इसाक की तशरीफ और फट जाती है और वो सोचने लगता है, मेलिसा मेरी माँ है, अब तो मेरा खेल पक्का खत्म हो गया। अब बेबी इसाक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यूट बनने की कोशिश करता है ताकि वो इंपीरियल फैमिली में बड़ा हो, ना कि जोशुआ फैमिली में। महाराज और रिलाई मिलकर बेबी इसाक को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर कहते हैं, आराम से, वरना आप लोग उसके हाथ को उखाड़ देंगे। फिर इंपीरियल फैमिली उसे अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा हो चुकी है और सन्नाटा छाया हुआ है। उसी सन्नाटे में एक प्रीस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि उसने मैना का इस्तेमाल किया था और वो एक डीमन किंग है। अभी हम देखते हैं एक लेडी कहती है, पावर्स गॉड देते हैं, तो तुम कहना चाहते हो कि गॉड अब डीमंस को भी पावर्स देना शुरू कर दिए हैं। ये कहती हुई वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालती है, जिसे देखकर प्रीस्ट डर जाता है और कहता है, मुझ पर विश्वास करो, देखो मैं जानता हूँ कि वो एक मैना था, आखिर मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो मैना और होली पावर्स में अंतर बता सकता है। फिर वो लेडी कहती है, अब तो सेंट्रल पेपासी ने भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है। ये कहते हुए वो उसे जान से मार देती है। फिर उसके पीछे खड़ा एक शख्स कहता है, मैं एक अटैक स्क्वाड बनाने जा रहा हूँ जो उन पर हमला कर सके। ये सुनकर वो लेडी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एम्परर उस बच्चे को अपने साथ ही रखेगा। वैसे भी इंपीरियल स्टेट पे हमला करने के लिए हमारे पास अभी बहुत मौके बचे हैं, इस बार वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। और यही एपिसोड 5 भी कंप्लीट होता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और बेबी इसाक सोकर उठ चुका है। उसे लेने जोशुआ फैमिली के कुछ मिलिट्री सोल्जर्स आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें आज से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंपीरियल के महाराज बेबी इसाक को अपने गोद में पकड़े हुए होते हैं। तभी अचानक से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है, जिसे देखकर रिलाई कहता है, योर मैजेस्टी, जोशुआ एक सही जगह है बच्चे की देखभाल करने के लिए। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग के लाश और मैना कोर हो, क्या ऐसी जगह बच्चे को पालना सही होगा? तभी वो अपने मैजिक से डीमन किंग की लाश दिखाता है, जिसे देखकर बेबी इसाक सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है, ये क्या, इन्होंने मेरी बॉडी को यहाँ छुपा कर रखा है, आखिर इन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात का जिक्र किया? तभी बेबी इसाक उसे छूने की कोशिश करता है ताकि वो अपने पावर्स को रीजनरेट कर सके, पर रिलाई को उसकी हरकतें बड़ी ही क्यूट लगती है और उसे लगता है कि ये जोशुआ फैमिली से मिलने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेबी इसाक को जोशुआ फैमिली ले जाया जा रहा होता है। तभी एक सोल्जर्स रिलाई से पूछता है, आखिरकार पोप के आदमी हमारे बच्चे इसाक के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? इसके जवाब में रिलाई कहता है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो सेंट होता है वो गॉड्स के सोने होते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, और फिर इसाक ही आगे चलकर एक पॉप बनेगा, इसीलिए वो लोग इसके जान के पीछे पड़े हैं ताकि वो खुद के घर से ही एक पॉप पैदा करे। फिर हमें पॉप के बारे में बताया जाता है कि वो इस धरती पर एक ऐसे इकलौते इंसान होते हैं जिन्हें 10वां रैंक होली स्पेल्स पढ़ने आती है। पॉप को भी सभी लोग होली नाइट्स की तरह के किंग की तरह मानते हैं। पूरी होली एम्पायर में महाराज के सबसे करीब पॉप लोग ही होते
हैं। हजारों सालों से बैरिट के खानदान से ही पॉप जन्म लेते हुए आए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और अब कोई बाहर का सैंड पॉप बनेगा जिसकी लोग पूजा करेंगे। फिर अचानक से उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है और वो बाहर झांक कर देखते हैं कि एक सर्वेंट अपने हाथ में कैप लिए रिलाई से कहता है, यंग मास्टर, हम यहाँ पहुंच तो गए पर मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा है यहाँ पर। फिर वो दरवाजे पे पहरा दे रहे सोल्जर्स की तरफ देखता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? क्या तुम हमें हमारे कपड़ों से नहीं पहचान पा रहे हो? आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग किसने करी है? तभी अचानक से एक सोल्जर डीमन बन जाता है और कहता है, हम उसे जान से मार देंगे जिसके अंदर सेंटस मेलिसा का खून है। ये कहते हुए वो सभी मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। ये होता देख बेबी आइजैक सोचने लगता है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने सभी मॉन्स्टर से कहा था कि इंसानों पर हमला करना बंद कर देंगे, लेकिन ये सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई नया डीमन किंग आखिर बन चुका है? तभी एक मॉन्स्टर्स कहता है, सुनो इंसानी कीड़े, हमें हमारे किंग आइजैक ने सभी सेंट और सेंटस को मारने का आदेश दिया है। अगर तुम हमें ये बच्चा सौंप दो तो हमारे किंग आइजैक तुम्हारे जान बख्श देंगे। इतना सुनते ही रिलाय उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। ये देखकर बाकी के मॉन्स्टर्स काफी डर जाते हैं। तभी रिलाय कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? अब तुम सब बहुत बुरी तरह मरोगे। और अपनी स्वॉर्ड दिखाता हुआ कहता है, ध्यान से सुनो, इस धरती की छोटी से छोटी चीजों की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे पूरे जर को खत्म कर देंगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उस स्केलेटन किंग ने तुम जैसे बेवकूफों को यहाँ भेजा है उसकी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सभी डीमन उन पर अटैक कर देते हैं। तभी एक सोल्जर बेबी इसाक को गोद में लिए वहाँ से भाग रहा होता है। उसे वहाँ से दूर ले जाकर एक जंगल में एक सेफ एरिया पर रखते हुए कहता है, प्लीज आइजैक तुम यहीं पर रहो, हम बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। और उसे एक प्रोटेक्शन बैरियर से चारों तरफ से घेर देता है। वो यहाँ अकेला होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो ध्यान लगाता है और एक डार्क एनर्जी जिसका नाम गाबा होता है उसे अपने पास बुलाता है। गाबा बेबी आइजैक से मिलने उसके पास आती है और कहती है, मेरे महाराज आपने हमें याद किया। ना सुनते ही बेबी आइजैक कहता है, हाँ मैं समझ गया, बहुत दिन हो गए मिले हुए, अब शांत रहो वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। तभी डार्क एनर्जी गाबा कहती है, मुझे लगा नहीं था कि अब हम दोनों मिल पाएंगे। इतना सुनते बेबी आइजैक कहता है, बस बहुत हुआ, जाओ अब जाकर ये पता लगाओ वहाँ और कितने मॉन्स्टर उन पर अटैक कर रहे हैं। ये सुनते ही वो 100 मीटर के दायरे के अंदर के एनिमी को डिटेक्ट करने लगता है और कहता है, मास्टर यहाँ टोटल 88 मॉन्स्टर्स हैं जिनसे कुछ इंसान लड़ रहे हैं। इतना सुनते बेबी आइजैक समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर अब उन सभी को मार देगा, इसीलिए वो अपने अंदर स्टोर किए सभी मैना का यूज करने की कोशिश करता है। तभी गाबा बताती है कि अब सिर्फ 51 मॉन्स्टर बचे हैं, नहीं सिर्फ और सिर्फ 31 बचे हैं, अब सिर्फ 13 बचे हैं, अब वो सब मर चुके हैं और सिर्फ 4 मॉन्स्टर बचे हैं। फिर अचानक से वहाँ शैडो लीच आता है और वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और सोल्जर से वो वहाँ पहुँचने के बाद कहता है, हमारे किंग को तुमने अपनी गंदी हाथों से छूने की हिम्मत कैसे की? और यही एपिसोड 6 भी कंप्लीट होता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शैडो लीच यहाँ फाइनली पहुंच जाता है और सोल्जर से कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महाराज को इस घटिया से एक बच्चे की बॉडी में कैद करने की? तुम में से अब कोई उन्हें अपनी इन गंदी आंखों से नहीं दिखेगा वरना मैं तुम सबकी आंखें निकाल लूंगा। तभी एक सोल्जर रिलाई से पूछता है, यंग मास्टर आखिर ये कहना क्या चाहता है? पर शैडो लीच एक अलग भाषा में बात करता है, इसलिए वो सोल्जर्स इनकी बात समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि वो धमकी दे रहा है। इसीलिए रिलाई और बाकी के सोल्जर्स एक साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी शैडो लीच की नजर बेबी इजाक पर पड़ती है और वो उड़ता हुआ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं और अपने स्वॉर्ड लेकर अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। इतने में शैडो लीच बेबी इजाक के पास पहुंच जाता है और कहता है, आखिर तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे मास्टर को इस घटिया सी जगह पर कैद करने की? बेबी इजाक उसे इशारा देते हुए इस प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ने के लिए कहता है। शैडो लीच अपने पावर से उस बैरियर को तोड़ देता है। बेबी इजाक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब जाकर रेस्ट करो। इतना कहते ही बेबी इसाक उसे फिर से उसी टोटेम में कैद कर देता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स बहुत खुश होते हैं। लेकिन रिलाय को थोड़ा शक महसूस होने लगती है और वो सोचने लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ सिर्फ एक होली स्पेल है जिसकी मदद से एक बुरी आत्मा को कैद किया जाता है। अगर इस बच्चे को इतनी हाई लेवल की होली स्पेल्स आती है तो इसके अंदर मुझे कोई होली पावर्स महसूस क्यों नहीं हो रही? दूसरी तरफ शैडो लीच ने इजाक पर अटैक करने की कोशिश करी थी, क्योंकि
हो सकता है कि उसे भी कोई खतरा महसूस हुआ हो। मुझे अब लगता है कि प्रीस्ट सही था, क्योंकि इसी बच्चे के पीछे डिमोनिक भी यहाँ आया था जिसने हम पर हमला किया। और अगर ये बच्चा एक सेंट नहीं है, फिर भी कुछ तो खास बात है इस बच्चे में। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बेबी को अपने गोद में उठाए हुए होता है और रिलाई से कहता है, एक कैप्टन होने के नाते अब से मैं इसाक की सुरक्षा करूंगा, और जो कि जोशुआ फैमिली का सबसे पावरफुल सेंट बनेगा। तभी रिलाई कहता है, मुझे बस स्केलेटन किंग के शराब का डर था, लेकिन अब से इसाक हमारा नाम रोशन करेगा। तभी हम देखते हैं कि फाइनली सभी सोल्जर्स महल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। महल में बनी इमारतों और डिजाइन्स को देखकर बेबी इसाक कहता है, ये बेवकूफ लोग इतने अमीर होने के बाद भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। तभी वो डार्क एनर्जी बेबी इसाक से कहती है, माय लॉर्ड, ये जगह तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। अगर हम इनमें से थोड़ी सी भी स्कल्पचर्स बेच देंगे ना, तो हमारे पास 10 डीमन कैसल्स बहुत ज्यादा होंगी। ये सुनकर बेबी इसाक कहता है, जानता हूँ, अब बस अपना मुंह बंद रख। महल में पहुंचते ही रिलाई बेबी इसाक से कहता है, यही वो जगह है जहाँ से मॉन्स्टर को मारने के लिए वॉरियर्स तैयार किए जाते हैं। तभी उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और कुछ बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा देखो उस तरफ, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम भी इनके साथ ही खेल सकते हो। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे स्केलेटन किंग के पुतले पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहे होते हैं। ये होता देख बेबी इसाक मन ही मन में सोचता है, आखिर तुम इन बच्चों को क्या सिखा रहे हो। खैर जो भी है, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। वैसे भी जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस पूरी जगह को जलाकर राख कर दूंगा और इस जगह पर खुद का एक एम्पायर बनाऊंगा। तभी अचानक से बेबी इसाक की नजर एक महल पर पड़ती है जिसके अंदर से मैना कोर चमकती हुई नजर आती है, जिसे देखकर बेबी इसाक कहता है, क्या वो सभी मैना कोर्स है? आखिर इन लोगों ने और कितने डीमंस को मारकर यहाँ कैद कर रखा है। फाइनली अब जाकर सब इस महल में पहुंचते हैं और रिलाई गाड़ी से नीचे उतरता हुआ कहता है, मेरे कमरे को तैयार करो, इसाक मेरे साथ ही रहेगा। तभी उसका एक सर्वेंट कहता है, मुझे माफ करना यंग मास्टर, पर हमारे 5th यंग मास्टर ने कहा है कि इसाक को मेन बिल्डिंग में नहीं रखा जाएगा। ये सुनकर रिलाई कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो चाहता है कि इसाक को हम एक ऐसी भूतिया घर में रखे जहाँ मॉन्स्टर की आत्मा भटकती है। नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगा। और ये कहकर इसाक को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी अचानक से उससे मिलने उसके सामने उसका बड़ा भाई गोवेल जोशुआ वहाँ आता है और रिलाई से कहता है, इतने दिनों तक गायब होने के बाद अब जाकर तुम यहाँ आए हो और मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे कर रहे हो तुम? ये सुनते ही बेबी इसाक उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है, यार ये तो बदमाश लग रहा है। और यही हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोवेल रिलाई से कहता है, इस बच्चे को नीचे रखो, मैं इसे एनेक्स बिल्डिंग में भिजवा रहा हूँ। ये सुनकर रिलाई कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारे खानदान का एक हिस्सा है, हम इसे उस घटिया सी जगह एनेक्स में नहीं रहने दे सकते जहाँ मुर्दे रहते हैं। फिर गोवेल रिलाई से कहता है, आखिर ये बच्चा तुम्हें मिला कहाँ पे? ये सुनकर रिलाई कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम बच्चे को एनेक्स क्यों भेजना चाहते हो? तुम चाहते हो कि सभी लोग इसे एक डीमन कहे। इसके जवाब में गोवेल रिलाई से कहता है, मैंने सुना है कुछ मॉन्स्टर ने इस पर हमला भी किया था। तभी पीछे से एक सोल्जर कहता है, मॉन्स्टर इसके पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे ले जाना चाहते थे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अंदर होली पावर्स भी हैं। ये सुनकर गोवेल कहता है, अगर ऐसा है तो इसे बोलो कि मुझे ये पावर्स दिखा पाए ताकि मैं ये मान लूं कि यही अगला सेंट बन सकता है। तभी एक पेड़ की तरफ इशारा करता हुआ वो कहता है, उस पेड़ की तरफ देखो, वो पेड़ डीमन के डार्क मैना की वजह से सूख चुका है, और अगर ये बच्चा सच में कोई सेंट है तो इससे कहो कि उस पेड़ को वापस जिंदा करे और हरा भरा कर दे। ये सुनकर बेबी इसाक को गुस्सा आ जाता है और वो उस डार्क एनर्जी को उस पेड़ के पास भेजता है ताकि उस पेड़ से वो डार्क मैना कंज्यूम करके उसे हरा भरा कर दे। तभी अचानक से वो पेड़ वापस से हरा भरा हो जाता है, जिसे देखकर गोवेल और रिलाई काफी हैरान होते हैं। तभी एक सोल्जर रिलाई से पूछता है, क्या ये आपने किया? इसके जवाब में रिलाई कहता है, नहीं, ये मैंने नहीं किया। इतना सुनते ही सभी को ये बात पता चल जाती है कि बेबी इसाक ने अपने होली पावर से इसे फिर से हरा दिया और इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। इतना सुनने के बाद सभी बेबी इसाक के साथ खेलने लगते हैं और दूसरी तरफ गोवेल और रिलाई के बीच बहस छिड़ जाती है। गोवेल को लगता है कि ये काम रिलाई ने ही किया होगा, पर रिलाई इस बात से साफ इनकार कर देता है। तभी गोवेल गुस्से में आकर रिलाई के कॉलर पकड़ लेता और कहता है, मुझे पता है ये तूने ही किया है और तूने इसके लिए हमारी सेंटेस की मदद ली है, और तू मना कर रहा है और तू ये कहना चाह रहा है कि इस फुद्दू से बच्चे ने इस पेड़ को ये हरा भरा कर दिया। इन दोनों को लड़ते देख बेबी इसाक मनी मन सोचते हैं, मेलिसा, डीमन को मारने की जगह तुम्हें तुम्हारे घर का ख्याल रखना चाहिए था। गुस्से में आकर गोवेल रिलाई से कहता है, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता तूने उसे यहाँ क्यों लाया है? इसीलिए ताकि अगला सेंट बन सके, जबकि तुझे पहले से पता है कि हमारे घर में एक पहले से ही एक सेंट कैंडिडेट रह रहा है। इसके जवाब में रिलाई कहता है, वो हमारा नेफ्यू है और हमारा बड़े भाई का बेटा भी, इसके नाते उसके पास यहाँ रहने का पूरा हक है। बात बहुत आगे बढ़ जाती है और रिलाई गोवेल को एक जोर का पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और बाकी के सभी सोल्जर्स लड़ाई रोक
रोकने की मदद करते हैं। तभी हमें एक महल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक टेबल पर बेबी इसाक को ठीक सामने बिठा दिया जाता है और उसके ठीक सामने एक लेडी जिसका नाम हैना जोशुआ होती है। वो जोशुआ फैमिली की सेकंड वाइफ भी होती है और अपने सिंहासन पर बैठी हुई होती है और कहती है, रिलाई, हमने ये तय किया है कि बेबी इसाक आज से एक छोटे से घर में ही रहेगा जो यहाँ से थोड़ी दूर पर है। फिर उससे पूछते हैं कि आखिर उसने इस बच्चे को यहाँ क्यों लाया है। तभी रिलाई पूछता है, क्या फादर यहाँ पर है? इसके जवाब में वो कहती है, नहीं, फादर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। इसके जवाब में रिलाई कहता है, उन्हें ये खबर मिलनी चाहिए कि उनके ग्रैंडसन ने होली ट्री को फिर से जिंदा कर दिया है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा छोटा सा बच्चा इस पेड़ को हरा भरा कर सकता है। ये सब एक इत्तेफाक है। तभी गोवल उनके बीच खड़ा होता है और चिल्लाकर कहता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है। आखिर एक छोटा सा बच्चा ये काम कैसे कर सकता है? ये पक्का जोशुआ फैमिली के प्रेयर का असर है जो जिसे हम अभी से 70 साल तक करते आए हैं। ये सुनकर वहाँ बैठे मेंबर्स कहते हैं, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि सालों से हम लोगों से प्रेयर किए और एक बच्चा आखिर ऐसा कैसे आकर तुरंत कर सकता है। हैना जोशुआ भी इस बात से अग्री कर देती है और कहती है कि वैसे भी हमारे पास इस बात को लेकर कोई सबूत नहीं है। इतने में बेबी इसाक अपने मैजिक से होली ट्री को फिर से जिंदा करने की जो एनर्जी होती है उसे बाहर निकालकर उन सभी को दिखाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और यही एपिसोड 8 भी पूरा होता है। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहां बैठे सभी लोगों का दिमाग ये सोचकर चकरा जाता है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा ऐसा काम कैसे कर सकता है। तभी एक लेडी कहती है, मैं जानती हूँ कि उस पेड़ पर किसी डार्क आत्मा का साया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसाक ऐसे कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ एक और लेडी कहती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने हमें होली ट्री को जो होता है उसकी मैनाकोर भी फिजिकली हमारे सामने दिखाया है। तभी एक शख्स चेयर पर बैठा हुआ कहता है, आत्माओं को कैद करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, पर ये उतना आसान नहीं होता है जितना ये दिखता है। अगर जरा सी भी गलती हुई होती तो वो पेड़ हमेशा के लिए सूख जाता। दूसरी तरफ गोवल काफी गुस्से से कहता है, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? एक छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता? आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? इसके जवाब में रिलाई कहता है, मुझे लगता है इसाक ने डार्क मैना अपने होली पावर से एब्जॉर्ब कर लिया था। वैसे भी इस दूध पीछे बच्चे ने वो कर दिखाया जो यहाँ के लोगों ने 70 साल तक कुछ नहीं कर पाए। यह सुनकर गोवल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, आखिर आप सबको हो क्या गया है? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बच्चा जिसने अभी तक बोलना तक नहीं सीखा वो ये सब कैसे कर सकता है? अगर लोगों ने इस बारे में सुना तो सभी के सभी हम पर हंसेंगे। ये सुनकर रिलाई कहता है, डियर एल्डर्स, ध्यान से सभी सुने, अब से इसाक ही यहाँ का सेंट बनेगा। सिर्फ सेंट ही नहीं बल्कि पॉप भी बनेगा और स्केलेटन किंग को भी हराएगा। ये सुनकर हैना कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही उसकी साइड ले रहे हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, हम इसे एक टेस्ट करेंगे। वक्त आ गया है डिवाइन रैलिक स्टेरस को खोलने का। दूसरी तरफ हमें एक घने जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ मॉन्स्टर्स घायल होकर दर्द से चिल्ला रहे होते हैं और एक शख्स अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए वहां खड़ा होता है। तभी पीछे से एक सोल्जर आकर उसे ग्रीटिंग करती है और कहती है, मिस हैना का ये हुक्म है, अब द डिवाइन रेलिक्स स्टोरेज को खोला जाए। इसके जवाब में वो शख्स कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सैंक्टा सीडस के पास इसे खोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर वो सोल्जर उन्हें बताती है कि आपके पोते ने होली ट्री को फिर से जिंदा कर दिया है, इसीलिए वो लोग इसकी सेंट बनने की काबिलियत पता करने के लिए एक टेस्ट करना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर मेरे घर में एक सेंट क्या करेगा? मैंने उन्हें पहले ही बताया है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेस ही वहां जा सकती है, तो जाओ जाकर उन्हें समझाओ। तभी हमें पता चलता है कि उस शख्स का जो नाम होता है वो है इलाई जोशिया और वही उस घर का मेन कैंडिडेट होता है। इसाक का नाम सुनते ही उस सामने मेलिसा आती है और बताती है, एक होली ट्री को जिंदा कर देना। सुनकर हैरानी तो हो रही है और वो उस स्टोरेज को खोलने की इजाजत दे देती है और कहती है, स्टोरेज को खोलते वक्त हम वहाँ अपने महल के सभी सेंट और सेंटस को भेजेंगे। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे पावरफुल सेंटस भी उस स्टोरेज को खोल नहीं पाई और अगर किसी ने वो स्टोरेज खोलने में मदद की तो हम आसानी से उस डीमन किंग को मार सकते हैं। फिर सोल्जर से कहती है, जाओ जाकर उनसे कह दो, अगर किसी ने इस स्टोरेज से कीमती सामान निकाल कर हमें दिया तो हम उसे बहुत सारा इनाम देंगे, यहाँ तक कि हम उसे जोशुआ फैमिली की सारी जायदाद भी दे देंगे और वही यहाँ
का अगला किंग भी बनेगा। तभी हमें उस भूतिया स्टोरेज के बारे में बताते हुए कहा जाता है एक रहस्यमयी जगह थी जहाँ हजारों साल पुराने छुपे हुए हुनर और शक्तिशाली ज्वेलरीज संभाल कर रखे गए थे। इसे हमेशा एक सेंटेस की देखरेख में रखा जाता था और कहा जाता था कि जोशुआ फैमिली इसके असली मालिक थे। लेकिन इस जगह की सबसे अजीब बात ये थी कि सिर्फ 10 साल के छोटे बच्चे ही अंदर जा सकते थे। बहुत पहले इस जगह का यूज सेंटेस चुनने के लिए होता था। जब कोई बच्ची 1 साल की होती तो उसे वहाँ भेजा जाता जहाँ उसे कोई भी एक चीज उठानी होती। लोग मानते थे कि जो चीज वो बच्ची लेकर आएगी उसी से उसके अंदर की शक्तियों और काबिलियत का पता चलेगा। पर यह जगह बहुत खतरनाक थी। कई बच्चियों की जान चली गई, इसीलिए इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब वहाँ कोई नहीं जाता और इसके अंदर क्या है कोई भी नहीं जानता। लेकिन लोग अभी भी कहते हैं कि इसके अंदर आज भी बहुत से राज छुपे हुए हैं। उसके बाद हम बेबी इसहाक को देखते हैं जिसे रिलाय अपने गोद में उठाकर कह रहा होता है स्टोरेज को खोल दिया जाएगा और ध्यान रखना उसके अंदर बहुत सारे डीमंस को कैद किया गया था जो उस जगह की रखवाली करते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उस स्टोरेज के अंदर 8th रैंक डीमन और 9th रैंक ड्रैगन भी रहते हैं। ये सुनकर इसहाक की फट जाती है और वो सोचने लगता है मैं यहाँ 6th रैंक के डीमन को इतनी मुश्किल से हरा पा रहा हूँ। जिस तरह की बॉडी में मुझे कैद कर दिया गया है तो मैं वहां जाकर कैसे उनसे फाइट करूंगा और उन सभी से एक साथ लड़ने के लिए मुझे इस महल के अंदर छुपे सभी मैना कोर्स को चुराने होंगे ताकि मैं खुद को और पावरफुल बना पाऊंगा। और यही एपिसोड 9 भी पूरा होता है। चैप्टर 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि महल के अंदर बेबी इसहाक अपने हाथ में एक होली बुक लिए हुआ होता है और उसमें लिखी कुछ आयतें समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस किताब के अंदर लिखी स्पेल्स को समझने की कोशिश करता है पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता क्योंकि इसहाक को होली पावर्स को मैनिपुलेट करने का टेक्निक नहीं आता। ये देखते हुए डार्क एनर्जी कहती है मास्टर क्या आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और उनको ये बात पता चल जाएगी कि आप एक मॉन्स्टर हैं। ये सुनकर बेबी इसहाक कहता है पिछले 150 साल से तुम्हारी हरकतें कुछ बदली बदली सी लग रही है गाबा। तभी वहाँ रिलाय आता है और बेबी इसहाक को गोद में उठाकर उसे सुलाने के लिए उसके पल्ले में उस पे एक होली स्पेल पढ़कर उसे सुलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो सोने की जगह क्यूट क्यूट सी हरकतें कर रहा होता है। ये देखकर गाबा उससे कहती है देखो आपको जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हमें एनेक्स भी तो जाना होगा और अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो वो लोग यहीं पर रहेंगे और यहाँ से जल्दी नहीं जा पाएंगे और अगर आपको एनेक्स जाना है तो आपको यहाँ से सभी को भगाना होगा तो जल्दी जल्दी सो जाओ। ये सुनकर बेबी इसहाक जल्दी से सोने की एक्टिंग करता है ताकि वो लोग उसे सोता हुआ देख वहाँ से जल्दी चले जाए। उसे सोता हुआ देखकर वो लोग और इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो सोता हुआ और क्यूट लगता है। उन्हें लगता है कि अब इसहाक सो चुका है इसीलिए वो वहाँ से जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ बेबी इसहाक जो सोने की एक्टिंग करता है उनके बाहर जाते ही जाग जाता है क्योंकि उसे उस मैना कोर को चुराना पड़ेगा ताकि वो खुद को और भी पावरफुल बना सके। और वो मैना कोर एनेक्स वाली बिल्डिंग में छुपी हुई होती है जहाँ मॉन्स्टर्स की जो आत्मा होती है वहाँ कैद कर ली जाती है। वो पहले अपने पल्ले से बाहर निकलने की कोशिश करता है और गाबा से कहता है कि वो दरवाजे को जल्दी से खोले। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर इस दरवाजे को वो लोग बाहर की तरफ से एक होली स्पेल पढ़कर लॉक कर दिए होते हैं। दूसरी तरफ बेबी इसहाक इसको खोलने की कोशिश करता है और वो भी बिना किसी मैजिक के ताकि वो लोग फिर से यहाँ ना आ जाए। वो दरवाजा को जोर जोर से खींचता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते एक 5 साल का बच्चा अंदर आता है अपने हाथ में एक टोटेम लिए दरवाजे पर खड़ा होता है। ये सब देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये गोवेल जोशुआ का एक लौता बेटा शूरी जोशुआ होता है। ये बेबी आइजक को देखकर बड़ा हैरान होता है। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ बेबी इसहाक से बदला लेने के लिए आता है। फिर वो सोचने लगता है एक ऐसा टोटेम जिसे मेरे जैसा जीनियस बंदा भी नहीं बना सकता तो ये दूध पीता बच्चा कैसे कर सकता है। तभी शूरी अपने हाथों में से एक जादू करने की कोशिश करता है और कहने लगता है मैं ही यहाँ का अगला सेंट बनूंगा और तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। दूसरी तरफ बेबी इसहाक की नजर वहाँ पड़े एक बोतल की तरफ पड़ती है जिसे वो अपने पावर्स की मदद से ऊपर उठाकर शूरी पर अटैक करता है और वो बोतल सीधा जाकर शूरी के मुंह पर लगती है जिससे वो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। तभी बेबी इसहाक दोबारा से उस पर अटैक करता है जिससे शूरी के हाथ से वो टोटेम नीचे गिर जाता है और जिसके अंदर शैडो लिच की आत्मा कैद किया गया था। अचानक से शूरी उसे बोतल छीनकर दूर फेंक देता है। उस पर 3rd रैंक होली डिफेक्टिव मैजिक का यूज करके उस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है। दूसरी तरफ बेबी इसहाक ये देखकर काफी खुश होता है और क्योंकि वो इसके अटैक को खुद की जादू का यूज करके एक मैना में कन्वर्ट कर लेता है और शूरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। शूरी उस जादू को खुद की तरफ आता देख काफी डर जाता है और बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर अचानक फर्श पर गिरकर फिसल जाता है और उसे जरा से भी खरोच नहीं आती। फिर वो बेबी इसहाक के पास गुस्से से आकर कहता है अगर तुम्हें मुझ पर अटैक करनी ही नहीं थी तो मुझे इतना डराया क्यों? फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जितना भी मैजिक स्पेल मुझ जैसे सैंड पर यूज करोगे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने
इतने में उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पर अटैक करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि सामने उसके शैडो लीच खड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और डर से कांपने लगता है। अचानक से वो बेबी इसाक को अपने कंधे पर बिठा लेता है। तभी बेबी इसाक शैडो लीच से कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है बे, मुझे जल्दी वहां लेकर चल। और यही एपिसोड 10 भी कंप्लीट होता है। एपिसोड 11 शुरू होते ही हम देखते हैं कि रात बहुत हो चुकी है और शूरी महल के बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये अगला सेंट बन सकता और अगला सेंट सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। फिर हम देखते हैं कि बेबी इसाक शूरी के कंधों पर बैठ जाता है और उसे एनेक्स के अंदर ले जाने के लिए उकसाता है। ये देखकर शूरी कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तभी वहाँ शैडो लीच आता है और उसे डराता हुआ कहता है, जल्दी चलो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह सुनकर शूरी बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अंधेरी रात में जबकि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, बेबी इसाक उसे परेशान करता है, एनेक्स की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। फाइनली वो दोनों एनेक्स महल के अंदर पहुंच जाते हैं। एनेक्स एक हॉन्टेड हाउस होता है जिसके अंदर वहां रहने वाले सभी पॉप और सेंट की डेथ हो चुकी है, उनकी आत्मा और होली पावर्स को कैद कर रखा जाता है। एनेक्स पहुंचते ही शूरी इस महल को देखकर काफी डर जाता है। तभी बेबी इसाक उसे अंदर ले जाने के लिए कहता है, पर शूरी उसे मना करता है और कहता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें अंदर जाने के लिए मना करा है। ये सुनकर शैडो लीच वहां फिर से आता है और उसे डराते हुए बेबी आइजैक को अंदर ले जाने के लिए उकसाता है। लीच के डर से शूरी और बेबी आइजैक दोनों एनेक्स के अंदर आते हैं। ये दोनों अंदर आने के बाद बहुत हैरान होते हैं। तभी बेबी इसाक की नजर एक दरवाजे की तरफ पड़ती है और वो शूरी को उस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है और उसकी तरफ ले जाने के लिए कहता है। शूरी काफी डरा हुआ होता है, इसीलिए वो अंदर जाने के लिए मना करता है, पर बेबी इसाक उसका बात नहीं मानता और उसके बाल खींचने लगता है और जबरदस्ती उसे दरवाजे की तरफ खींचता हुआ जाने को कहता है। फाइनली वो दोनों उस दरवाजे पर पहुंचते हैं। तभी उनकी नजर दरवाजे के अंदर कैद यहाँ एक पॉप की डेड बॉडी पर पड़ती है। बेबी इसाक को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अंदर कैसे जाएगा, इसीलिए वो अपने हाथ में पकड़े जूस के बोतल से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर शूरी काफी हैरान होता है। बेबी इसाक बार बार उस दरवाजे की तरफ बोतल फेंक कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उससे वो दरवाजा टूटता नहीं। तभी डार्क एनर्जी दरवाजे को तोड़ देती है। बेबी इसाक उसके कंधे से नीचे उतर जाता है और उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अंदर जाता हुआ देख शूरी काफी हैरान होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो फाइनली उस दरवाजे से होते हुए रूम के अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद वो इतनी सारी मैना पावर्स देखकर बहुत खुश होता है। तभी शूरी उसे बाहर निकालने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है, पर अपने जादू से वो उस दरवाजे को भी लॉक कर देता है। बेबी इसाक अंदर पहुंचने के बाद ध्यान लगाने की कोशिश करता है और नीचे बैठ जाता है और मैना पावर्स को अपने जादू से खुद के अंदर समाने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को और पावरफुल बना सके। दूसरी तरफ शूरी दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे बेबी इसाक को बाहर निकालने के लिए कहता है। उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर कोई बाहर नहीं निकला तो ये बात शूरी सबको जाकर बता देगा। तभी वहाँ रिलाय और बाकी जोशुआ फैमिली के मेंबर्स आते हैं और शूरी को वहाँ देखकर उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। तभी पीछे से एक लेडी शूरी पर चिल्ला रही होती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो शूरी, तुम जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था और ऊपर से तुम बेबी इसाक को भी यहाँ लेकर आ गए। तभी शूरी कहने लगता है, मैं इसे थोड़ी यहाँ लाया हूँ, बल्कि ना सुनते ही वो लेडी कहती है, झूठ मत बोलो, बल्कि तुम्हें यहाँ आते हुए बाहर के कुछ लोगों ने देखा भी है और उनका कहना है कि तुम अपने कंधे पर बेबी इसाक को उठाकर यहाँ लेकर आए थे। इसके जवाब में शूरी उन्हें ये बताने की कोशिश करता है उसने बेबी इसाक को यहाँ नहीं लाया, बल्कि वो खुद अपने साथ उसे यहाँ लेकर आया था। तभी रिलाय शूरी के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर उसने बेबी इसाक को कहाँ लॉक किया है। इसके जवाब में वो कहता है, मैंने उसे लॉक नहीं किया, बल्कि इसाक यहाँ खुद आया था और खुद अंदर जाकर उसने दरवाजा लॉक किया। ये सुनकर रिलाय थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे आवाज मारने की कोशिश करता है। अचानक से वो दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि बेबी इसाक जमीन पर बैठे हुए डर से रो रहा होता है। उसे रोता हुआ देखकर सभी हैरान होते हैं और रिलाय उसे अपने गोद में उठा लेता है। तभी रिलाय बेबी इसाक को वहाँ से बाहर निकालते हुए शूरी की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शूरी, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। शूरी उन्हें समझाने
की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, पर वो लोग नहीं समझते, जिससे शूरी को गुस्सा आ जाता है और वो यही हमारा एपिसोड 11 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 12 के स्टार्टिंग में हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ बेबी इसाक बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ रिलाई आता है और एशली को उससे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि आज से वो इसकी देख रेख करेगी। तभी एशली खुद की इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, यंग मास्टर, आज से मैं आपका ख्याल अपने मरते दम तक रखूंगी। ये सुनकर बेबी इसाक सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कल रात जो भी हुआ उसकी वजह से ये लोग मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बेबी इसाक गुस्से में आकर एशली की तरफ उंगली दिखाता हुआ कहता है, हे तुम, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये देखकर दोनों हैरान होते हैं। तभी एशली कहती है, यंग मास्टर रिलाई, क्या मैं इनके गाल खींच सकती हूँ? जरा देखो तो ये गुस्से में और कितना क्यूट लग रहे हैं। तभी रिलाई अपने पॉकेट से गिफ्ट निकालता है और उसे देता हुआ कहता है, यह आपके अंकल ने आपको गिफ्ट किया है। गिफ्ट में एक पुरानी सी रिंग होती है, जिसे देखकर बेबी इसाक सोचने लगता है, ये इतना घटिया सा गिफ्ट दिया है, क्या ये उसने कचड़े से उठाकर मुझे दिया? तभी एशली की नजर उस रिंग पर पड़ती है और वो सरप्राइज होकर कहती है, ओह माय गॉड, ये तो सेंटस को मिलने वाली रिंग है। ये सुनकर बेबी इसाक हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, अरे ये तो वही रिंग है जिसका इस्तेमाल सेंटस ने किया था जब मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी। इतना ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रिंग है जिसके अंदर गॉड्स के चमत्कार होते हैं और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा होली पावर्स स्टोर होते हैं। तभी उसकी नजर अंकल गोयल पर पड़ती है, जो उसे गुस्से बड़ी निगाह से घूर रहा होता है। वो बेबी इसाक के पास आकर कहता है, ओ मेरा क्यूट लिटिल नेफ्यू, जरा देखो तो कितने प्यारे लग रहे हो, वैसे आपको ये जगह कैसी लगी? तभी उसकी नजर वहां पर रखे रिंग पर पड़ती है और वो सोचने लगता है, वैसे मैंने रैली की स्टोरेज में रखा ब्लेसिंग डिवाइस तोड़ दिया था, इसीलिए इसे ब्लेसिंग नहीं मिल पाई। पर ये क्या, इन्होंने तो इसे सेंटस की रिंग भी गिफ्ट कर दी। मनी मन वो सोचने लगता है कि वो रिंग उससे छीन लेगा और उसे इस जायदाद के मालिक नहीं बनने देगा। फिर कहने लगता है, अगर इसे कुछ गिफ्ट ही देनी है तो अच्छा सा गिफ्ट दो, आखिर इतना घटिया गिफ्ट कैसे कर सकते हो? ये सुनकर रिलाई कहता है, भाई आखिर सेंटस को मिलने वाले रिंग के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हो? गोयल कहता है, इसाक मेरा भी नेफ्यू है, पर मैंने उसे ऐसी घटिया चीजें कभी गिफ्ट नहीं करता। तभी वो एक बहुत ही महंगा और चमकने वाला रिंग उसे गिफ्ट करता है, जिसे देखकर बेबी इसाक उसे जोर से पंच मारता है और रिंग को दूर पानी में फेंक देता है। देखकर रिलाई बहुत ही इंप्रेस होता है कि उसने इतनी महंगी रिंग फेंक दी और उसने वो रख ली जो मैंने उसे दिया था। दूसरी तरफ गोवेल, उसके कुछ सर्वेंट उस रिंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि बेबी इसाक ने उसे अपने जादू से गायब कर दिया ताकि वो लोग उसे कभी ढूंढ ही ना पाए। ये देखकर गाबा कहती है, मुझे पता था मास्टर कि आप उस घटिया रिंग को कभी नहीं पहनोगे, आप सच में कमाल के हो। दूसरी तरफ गोवेल उस रिंग को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता है, फिर भी उसे ये रिंग नहीं मिलती। तभी हम महल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ गोवेल बहुत ही गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारता हुआ कहता है, उसे नहीं पता कि वो कितनी महंगी रिंग थी। खैर मुझे नहीं लगता वो एल्डर रिंग का यूज कर भी पाएगा, क्योंकि जिसे होली स्पेल नहीं आते उसके लिए ये रिंग सिर्फ और सिर्फ एक कचड़ा है। इसे यूज करने के लिए उसके पास कम से कम 20 लोगों के जितना होली पावर्स होना जरूरी है और उसे हासिल करना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता उसके बर्थडे में 10 से भी ज्यादा लोग आएंगे। अगले दिन महल के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर एशली कहती है, ये तो कमाल ही हो गया, यहाँ तो कम से कम 4000 लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनमें 148 सेंट कैंडिडेट भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे डुक्कल और मार्किस फैमिली से बहुत सारे लोग यहाँ आकर इकट्ठा हुए हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरे शहरों के भी सेंट कैंडिडेट यहाँ आए हुए हैं। ये सुनकर बेबी इसाक गाबा से पूछता है, ओए यहाँ इतने सारे सेंट कैंडिडेट कैसे आ गए? ये गॉड्स ने इतने सारे सेंट कैंडिडेट पैदा करना कब से शुरू कर दिया? गाबा कहता है, आपको इन सभी का कुछ करना होगा, वरना ये सब मुसीबत खड़ी कर देंगे। दूसरी तरफ रिलाई ये सोचकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। तभी वहाँ रिलाई का दोस्त साइमन एंट्री करता है, जिसे देखकर रिलाई बहुत हैरान होता है और पूछता है, साइमन तुम भी यहाँ आए हो? साइमन कहता है, और नहीं तो क्या, बेबी इसाक के बारे में सभी को पता चल चुका है और ये रूमर्स आखिर दुनिया भर में फैल चुकी है, तो मेरा यहाँ आना तो बनता है, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पॉप्स फैमिली भी यहाँ आएगी। ये सुनकर रिलाई कहता है, झूठ मत ही बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉप फैमिली यहाँ आई हो। तभी दरवाजे पर एक शैडो आती हुई दिखती है, जो दरवाजे को धीरे धीरे खोलती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बैरिट फैमिली के किंग बैरिट यहाँ आए हुए होते हैं। तभी किंग बैरिट रिलाई से कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि पार्टी इतनी शानदार होने वाली है, और आशा करता हूँ कि इसाक तुम्हारे फैमिली की इज्जत बचा कर रखे। मैंने तो बहुत दिनों से इसाक को देखना चाहता था, जिसे सब एक सेंट कैंडिडेट कहते हैं, पर वो इतना छोटा है कि मैं उसे ढंग से देख भी नहीं पा रहा। देखो वैसे भी जोशुआ फैमिली का नाम डूब चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चा तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत बचा ले। तभी रिलाई को ये महसूस होता है कि ये सैंक्टा सीडस को कोई चाल है, क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर 25 कैंडिडेट से 148 कैंडिडेट कैसे पैदा हो
सकता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस बात को सेंटा सीडस जानबूझकर इग्नोर कर रही थी ताकि सेंट कैंडिडेट की जगह बेबी इजाक सेंट कैंडिडेट न बन जाए। अब तो हर कोई अपने बच्चे को सेंट कैंडिडेट बनाने की कोशिश करेगा और जैसे ही इन बच्चों को रैली स्टोरेज में भेजा जाएगा वे खुद को बचाने के लिए सबसे कमजोर कैंडिडेट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो इजाक की जान को खतरा भी हो सकता है और यही एपिसोड 12 भी पूरा होता है। एपिसोड 13 में हम देखते हैं कि फाइनली सभी सेंट कैंडिडेट को द रैली की स्टोरेज में भेजा जा रहा है और एक शख्स बाकी के सेंट कैंडिडेट को एक वाटर बोतल में पॉइजन मिलाकर बेबी इसाक को पिलाने के लिए कहता है। वो पॉइजन जहरीला नहीं होता लेकिन उसे पीते ही वो फ्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। उस पॉइजन को वाटर बोतल में मिलाकर बेबी इसाक को पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि जोशुआ फैमिली से कोई भी सेंट कैंडिडेट बनने लायक ना हो। दूसरी तरफ बेबी इसाक को पानी पीता देख सभी सेंट कैंडिडेट हैरान रह जाते हैं। आखिर कोई बच्चा इतना सारा जहरीली पानी कैसे पी सकता है। वो वहां पर पड़े सारे बोतल का पानी पी जाता है और बोतल को उनकी तरफ फेंकता हुआ और पानी मांगता है, जिसे देखकर वहां के कुछ सेंट कैंडिडेट डर जाते हैं और कुछ को लगता है कि उन्होंने शायद कोई गलत वाटर बोतल उन्हें दिया था, इसीलिए वो मर नहीं रहा। वहां शूरी आ जाता है और उससे वाटर बोतल छीन लेता है। बेबी इसाक को बहुत गुस्सा आता है ये सब देखकर, तो वो अपने पास रखे एक वाटर बोतल से उसे फेंक कर उसके मुंह पर मारता है और वहां खड़े बाकी के सभी बच्चों से वो जहरीली पानी मांगता है जिसके अंदर होली पॉइजन मिला हुआ होता है और वो सब उसे देने से डरते हैं ताकि वो मर ना जाए, लेकिन फिर भी इजाक उनसे बोतल छीन लेता है। दूसरी तरफ शूरी ये सोचकर काफी हैरान होता है कि आखिर उससे ये वाटर बोतल क्यों चाहिए जिसके अंदर जहर मिली है। इसके जवाब में एक सेंट कैंडिडेट कहता है हो सकता है वो हमें बचाने के लिए सारा जहरीला पानी पी रहा हो और उसे डर हो कि कहीं हम ना पी ले और मर जाए। तभी अचानक से एक सेंट कैंडिडेट वहां आता है और कहता है क्या सच में वो हमें बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल रहा है। इसे देखकर वहां खड़े सभी सेंट कैंडिडेट हैरान होते हैं कि आखिर पॉप फैमिली यहाँ रैली की स्टोरेज में क्या कर रही है, क्योंकि ये पॉप फैमिली का वारिस होता है जिसका नाम कीना बैरिट है। कीना बैरिट बेबी आइजक को देखकर कहता है तो ये वही लड़का है जिसे हर कोई सेंट कैंडिडेट बनाना चाहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इसके पास बैरिट फैमिली की तरह ही प्योर हेयर कलर भी है। और फिर कहने लगता है वैसे भी मुझे यहाँ देखकर ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बैरिट फैमिली सभी कलर्जीज के हेड होते हैं। ये रैली की स्टोरेज भी हमारे फैमिली को बिलोंग करता है और मैं यहाँ अपना हक लेने ही आया हूँ। तभी बेबी इसाक उसकी तरफ देखकर सोचने लगता है तो आखिर यही असली दुश्मन है क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा होली पावर्स हैं। तभी कीना बैरेट कहता है कितनी शर्म की बात है कि तुम लोग एक नन्हे से बच्चे को परेशान कर रहे हो। तभी वो उसके पास आकर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे के पास जहर गायब करने की पावर हो, लेकिन हो सकता है कि सेंटेस इसकी मदद कर रही हो। फिर अपने अंदर से होली पावर्स निकालता है और कहता है डरो मत आइजैक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। बेबी इसाक समझ जाता है कि ये इसकी कोई ना कोई चाल है और ये मुझसे मेरी होली पावर्स पाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बेबी इसाक एक जोर का पंच उसे मारता है और उससे पावर भी छीन लेता है। ये होता देख कीना बैरेट गुस्से से भर जाता है और सोचने लगता है इसने मेरी होली पावर्स गायब कर दी, आखिर कोई बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, क्या ये सच में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो उससे कहने लगता है जोशुआ फैमिली के कीड़े, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी बेबी इसाक अपना बोतल लेकर उसे मारने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ अचानक से शूरी आता है और उसे बचा लेता है। फिर कीना बैरेट कहने लगता है खैर मुझे लगता है वो थोड़ा डर गया होगा क्योंकि वैसे भी वो छोटा सा बच्चा है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो कहता है वैसे भी यहाँ का सबसे कीमती खजाना मेरा ही है क्योंकि द स्केलेटन किंग के नजदीक जोशुआ फैमिली के जाने की औकात ही नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेबी इसाक शूरी पर गुस्सा होते हैं और पूछते हैं कि उसने अभी अभी क्या कहा मेरे बारे में, लेकिन शूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसाक कहना क्या चाहता है क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा होता है और सिर्फ वो डाडा करता है। फिर शूरी बताता है जो भी स्केलेटन किंग की बॉडी लाएगा उसे बहुत ही ज्यादा इनाम मिलेगा, और यही एपिसोड 13 भी पूरा होता है। एपिसोड 14 शुरू होते ही हम देखते हैं कि एनेक्स के अंदर कुछ सेंट कैंडिडेट घूम रहे होते हैं और बेबी इसाक वाटर बोतल अपने हाथों में पकड़े हुए बैठा हुआ होता है और सोचने लगता है मैंने बहुत सारा मैना अपने बॉडी में स्टोर कर रखा है और अब बस मुझे
अपने बॉडी को टच करने की दूरी है, उसके बाद मैं इस धरती का सबसे पावरफुल डीमन किंग बन जाऊंगा। अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और सभी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहता है और उन सभी को रैलिक स्टोरेज के बारे में बता रहा होता है। दूसरी तरफ बेबी इसाक ये सुनकर बोर हो जाता है और सबसे चुपके पीछे से रैलिक स्टोरेज की तरफ बढ़ता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी सेंट कैंडिडेट काफी हैरान होते हैं और डरने भी लगते हैं। और इधर बेबी इसाक अपनी पावर्स की मदद से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और बड़ी ही तेजी से स्टोरेज की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो सोल्जर्स उसे उस तरफ जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उस तरफ जाने से पूरे स्टोरेज के अंदर का जो ट्रैप होता है वो सभी एक्टिवेट हो सकते हैं। इसीलिए सभी बेबी इसाक को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें जोशुआ रेजिडेंसी का बैंकेट हॉल दिखाया जाता है, जिसके बाहर कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं और रिलाई और एशली भी यहाँ आए हुए होते हैं। तभी वहाँ एक शख्स अपने जादू से रैली की स्टोरेज के अंदर देखने का तरीका ढूंढ निकालता है और बताता है कि सभी कैंडिडेट रैली की स्टोरेज की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले स्टोरेज का दरवाजा खुल चुका है और सभी कैंडिडेट उस तरफ से अंदर जा रहे हैं, जिनमें आर्मन एज 3rd पोजीशन पर है, 2nd प्लेस पर शूरी जोशुआ है और 1st प्लेस पर इज़ा, जो कि बड़ी ही तेजी से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर इसाक को उस तरफ जाने से मना करती है, पर वो नहीं रुकता और उसे रोकने के चक्कर में उस सोल्जर का जो पैर होता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बहुत ही तेज झटका महसूस करता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। पूरे स्टोरेज के अंदर डर का माहौल होता है और सभी कैंडिडेट काफी डरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ शूरी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता और फाइनली वो स्टोरेज के 2nd डोर पर पहुंच जाता है और तभी एक आवाज आती है, 2nd डोर का ट्रैप एक्टिवेट कर दिया गया है और आप 2nd स्टोरेज में प्रवेश करने वाले हैं। सुनकर बेबी इसाक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और गाबा से कहता है कि वो जाकर शूरी को उठाकर लाए ताकि वो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करे। गाबा बड़ी तेजी से उन बच्चों की तरफ बढ़ता है और शूरी को अपने जादुई शक्ति से हवा में उठा लेता है और जिसे देखकर बाकी के सेंट हैरान हो जाते हैं। तभी गाबा उसे ट्रैप में लाकर रख देता है, जिससे शूरी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ट्रैप पास कर जाते हैं। फिर बेबी इसाक शूरी से पूछता है कि आखिर 2nd स्टोरेज के अंदर क्या छुपा हुआ है। इसके जवाब में शूरी कहता है, स्टोरेज के अंदर जाने के बाद तुम किसी भी दुश्मन पर अटैक नहीं करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि एक यही रास्ता है हमारे पास 2nd स्टोरेज को पास करने का। फिर चाहे तुम्हें कुछ भी दिखे, 3 मिनट तक तुम चुपचाप रहोगे और कुछ हरकत नहीं करोगे, क्योंकि अगर कोई हरकत हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे। तभी बेबी इसाक 2nd स्टोरेज के दरवाजे को खोलता है, जिसके अंदर से एक आवाज आती है जो कहता है, रैलिक स्टोरेज में आप सभी का स्वागत है। धैर्य बनाए रखें और अपने मन को शांत रखें। आपकी हिम्मत आपको एक नए उजाले में लेकर जाएगी। दूसरी तरफ कीना बैरेट अपने कुछ सेंट कैंडिडेट के साथ इस स्टोरेज के अंदर आ रहा होता है। तभी उसके साथी उससे पूछने लगते हैं, क्या हम सही जा रहे हैं? हालांकि हम सबसे लास्ट में हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर कीना बैरेट कहता है, हमें ऐसी खतरनाक जगह पर आगे आगे चलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारा काम आसान कर रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि 2nd स्टोरेज की रखवाली खुद 8th रैंक का डीमन किंग करता है और जरा उनकी तरफ देखो, लगता है वो लोग अब फंस चुके हैं और दरवाजा अब खुल चुका है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से एक गॉड निकलकर बाहर आता है जो कहता है, घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा साहस ही इस रोशनी की तरफ ले जाएगा। लेकिन बेबी इसाक गॉड को देखकर चिल्ला देता है और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। तभी शूरी उससे कहता है, आखिर ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था। तभी एक आवाज आती है, आप हार चुके हैं और अब आपको सजा दी जाएगी। तभी एक डीमन किंग दरवाजे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर शूरी कहता है, सब खत्म हो गया, क्योंकि अब हम मरने वाले हैं। बेबी इसाक को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो अपने जादू से उस डीमन किंग पर अटैक करता है और यही एपिसोड 14 भी कंप्लीट होता है।